नमस्कार। अब आपके पास आना चाहूंगी, एक बार आपसे समझना है कि फार्मा सेक्टर पर फिलहाल आपका क्या व्यू है और कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करने चाहिए इन स्तरों से, क्योंकि देखिए टैरिफ की चिंताएं तो यहाँ पर नहीं है, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स भी इस बार ठीक ठाक देखने को मिली। आपकी टॉप बेट्स और क्या फार्मा अभी के लिए अच्छा सेक्टर मान रहे हैं आप? नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि देखिए पावर और फार्मा का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अगर पावर की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी सब चर्चा एआई के ऊपर हुई है। तो एआई का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो पावर है, क्योंकि डेटा सेंटर्स हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इसके लिए पावर की जरूरत तो लगेगी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट रहेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए पावर इंफ्रा की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन भी एक अच्छा उसमें इम्पोर्टेंस रहेगा। तो केईसी जो काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फ़ोकस करना चाहिए। हालाँकि देखिए नंबर्स तो ठीक-ठाक थे, लेकिन स्टॉक थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है लोअर लेवल पे। जनरेशन कंपनीज़ में हमको लगता है कि टाटा पावर, अडानी, टोरेंट, ये सारे कंपनीज़ कहीं न कहीं डेफ़िनिटली बेनिफिट लेंगे। और डेटा सेंटर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, अनंतराज हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है काफ़ी डिमांड लेवल्स इनको बेनिफिट करेगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। और रही बात फार्मा की, तो देखिए जो कंपनीज़ यूएस फ़ोकस्ड है, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा है, लुपिन है, तो मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद अभी स्टेबिलिटी आई है, यूएस एफडीए इश्यूज़ सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये पॉकेट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस में जो माहौल है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कंडुसिव हो गया। अभी टैरिफ का भी मामला थोड़ा-सा क्लियर हो गया है। तो ये 2-3 कंपनियाँ हैं जो फार्मा सेक्टर में हमको लगता है कि एक अच्छे पोर्टफोलियो में एडिशन आप कर सकते हो। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून। क्लियरली बाजार में दो ऐसे खेमे लग रहे हैं जहां पर कन्विक्शन थोड़ा सा ना हाई है, बैंकिंग स्टॉक्स और दूसरे कैपिटल गुड स्टॉक्स। और अगर आप अभी आपने ये डेटा सेंटर का जो जिक्र किया, यही ट्रिगर सर बन रहा है कमिंस इंडिया के लिए भी। और हम देखते हैं कि लगातार शेयर में तेजी है, महीने भर में लगभग 25% का उछाल आ गया है कमिंस इंडिया के शेयर में। क्या आपको लगता है कि ये शेयर यही नहीं रुकेंगे, अभी और चलेंगे, या फिर जिनको 20% 25% मिल जाए थोड़ी थोड़े पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचते रहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कमिंस में तो रनवे ग्रोथ का काफ़ी बड़ा है। और आज मेरे ख्याल से एनालिस्ट मीट का अनाउंसमेंट हो गया था। तो आई थिंक पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट के आने के बाद मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ी-सी एक अपमूव आपको देखने को मिली है। मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके लिए एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बड़े हैं। इंडियन कंपनी जो है वो अपने ओवरसीज़ सब्सिडियरी को भी एक्सपोर्ट करती है। यूएस इनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो अभी थोड़ी-सी क्लैरिटी आई है, तो मार्केट थोड़ा और कॉन्फिडेंट है। प्लस डोमेस्टिक जीडीपी के आंकड़े फ्राइडे को आने वाले हैं। तो लग तो रहा है कि कहीं न कहीं कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से आ रहा है, तो इसका बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। रही बात मुझे लगता है कि बैंक्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी भी सरकारी बैंक जो है, जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। हालाँकि देखिए आज एक एक्सीडेंट जो हो गया है, वो एयूएम फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा-सा माहौल थोड़ा-सा कॉशियस रहे, क्योंकि अभी भी लोगों का मानना है कि जब फोर्थ क्वार्टर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिपोर्ट करेगा, तो हो सकता है कि ये प्रोविजनिंग करे। अभी तो फोरेंसिक ऑडिट चल रहा है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में अपॉर्च्युनिटी अभी भी अच्छी है, तो यहाँ पे निवेश करें। एसबीआई आज भी अच्छा चला है, बट आई थिंक विदिन द पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा दे सकते हैं, अगर आपका नज़रिया 6 टू 12 मंथ। मिलता हुआ। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका इतने और स्वदेश पर। और सबसे पहले शुरुआत आपकी स्ट्रेटजी, आपकी ट्रेड के साथ ही करेंगे सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वैसे अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मार्केट ने काफी वॉलेटाइल एक्टिविटी हमें दिखाई है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी हमने लोअर लेवल्स देखे हैं तो उसके बाद एक अच्छा रिबाउंड भी देखा है। बट एट द सेम टाइम हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि अभी 25,370 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए बना है, और 25,370 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम शायद 25,000 तक मार्केट को देख सकते हैं। हायर लेवल्स पे अगर मार्केट में रिकवरी बनती है
तो हमें लगता है कि 26,000 ये बड़ा हर्डल भी मार्केट में बना हुआ है। तो अभी इंडेक्स से ज्यादा मुझे लगता है स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। करेक्शन अगर आता है तो लेट्स से 25,500 पे अगर आता है निफ्टी, तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो जाएगा। 25,370 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन उस वक्त बना सकते हो। और हमें लगता है कि उस वक्त हमें जो रिबाउंड मिलेगा वो वापस से एक बार 25,800 से लेकर 26,000 तक मार्केट को लेके जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंडेक्स में बनाए। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, ये एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। 1300-1305 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर तेजी बनती है डॉक्टर रेड्डी में, तो कम से कम 1350 से लेकर 1375 के लेवल्स ये दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1260 से लेकर 1270 का होना जरूरी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि HDFC AMC, ये भी हमें लगता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक बड़ी तेजी हमने देखी थी, उसके बाद का करेक्शन आया है और अभी सपोर्ट के करीब ट्रेड हो रहा है। तो 2690 की स्टॉप लॉस के साथ 2720 में HDFC AMC को खरीदे। टारगेट्स यहाँ पे रखे 2850 से लेकर 2900 के। चलिए, तो दो स्टॉक्स आपको श्रीकांत जी की तरफ से आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ गए हैं। 2850 2900 के टारगेट के साथ 2690 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। HDFC AMC आपको खरीदना है। दूसरी जो कॉल है वो डॉक्टर रेड्डीज है, वो 1350 और 1375 के दो टारगेट्स और 1270 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और डॉक्टर ना अभी थोड़ी देर पहले स्वाति ने भी एक कॉल दी, उन्होंने भी ये दिया, टारगेट दिया उन्होंने 1390 और 1400 का और स्टॉप लॉस 1280 का। मतलब दो एक्सपर्ट बुलिश हैं, तो मामला अच्छा है। ठीक है, चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। और अविनाश सर, आपसे राय जानना चाहेंगे HAL को लेकर। पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि जो सरकार का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है, AMCA प्रोग्राम था, उसमें कंपनी को सिलेक्ट नहीं किया गया था और कहा यह गया था कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी ज्यादा है, तो एग्जीक्यूशन को लेकर थोड़े चैलेंज आ जाते, इसके चलते उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है फिलहाल प्रोटोटाइप बनाने के लिए। आपकी राय HAL को लेकर क्या है? क्या HAL हम इसी तरह से शेयर को कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि यहां से नीचे नहीं जाएगा और एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी शेयर में बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक, देखिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में क्या होगा कि स्टॉक कंसोलिडेट होगा, क्योंकि ऐसी खबरें आई है कि एमका में जो नया एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट बनानी चाहती है 2030 तक, वहां पे HAL को एम्पैनल नहीं किया गया है। तो कंपनी ने ऑलरेडी पुष्टि दी है, कंपनी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, आगे वो थोड़ा डेवलपमेंट काम में जरूर इन्वॉल्व होंगे। बट सबसे बड़ा जो ट्रिगर स्टॉक के लिए है वो तेजस एयरक्राफ्ट को ही लेके बहुत बड़ी ऑर्डर उनको एयरफोर्स से मिली है। और एग्जीक्यूशन ऑलवेज एक चैलेंज HAL को हुआ है। तो एग्जीक्यूशन का नंबर जो है वो मेरे ख्याल से अभी हर क्वार्टर में मार्केट देखना चाहेगा कि किस प्रकार का काम हो रहा है, कितने एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई धीमापन आता है या कोई स्लो एग्जीक्यूशन मार्केट को दिखता है, तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज होगा। कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो बहुत है, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे HAL ने अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि इन द नियर टर्म कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए स्टॉक एक रेंज में रहेगा। हालांकि देखिए, निवेश के लिए 3900 4000 एक अच्छा लेवल है, लेकिन निवेशकों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर तेजस एयरक्राफ्ट पे कोई स्लो एग्जीक्यूशन होता है या डिले होता है, तो इसमें डेफिनेटली मार्केट का मूड और खराब होगा और स्टॉक डेफिनेटली नियर टर्म में फिर अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, ठीक है। HAL को लेकर अविनाश सर का ये व्यू हो गया। कुछ और शेयरों के बारे में जरा हम राय लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां पर बन सकती है। सिंटेक, और अभी तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने लगा था और फिर से देखिए पिटाई का शिकार होता हुआ स्टॉक में लगभग 4% से ज्यादा की कमजोरी है और डे लो पे आता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। श्रीकांत, क्या नजरिया है अब 10,500, क्या ये लेवल भी अब खतरे में है और क्या यहाँ से और वीकनेस हावी होगी? तो देखिए, आफ्टर कुछ 3 या 4 दिन से जो गिरावट हमने देखी है, उसके पहले काफी अच्छा एक रिबाउंड आया था और उस रिबाउंड का भी एक करेक्शन आ रहा है। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा और करेक्शन देख सकते हैं, लेकिन ये जो 10,000 के करीब इस स्टॉक में काफी बढ़िया सपोर्ट है
और ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर कोई करेक्शन अगर आता है, इन लेवल से अगर कोई करेक्शन आता है, तो तकरीबन 10,300 10,200 के करीब इसे खरीदना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त गुजार सकता है 12,000 और 10,000 के रेंज में। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें अपनाएं और करेक्शन में इसे खरीदने की कोशिश करें। टिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, करेक्शन में आप खरीद सकते हैं डिक्सन टेक, बट थोड़ा और समय ज़रूर बिता सकता है 10,000 से 12,000 रेंज के बीच में। और देखिए स्टॉक एक बार तो 18,000 के भी लेवल्स छू कर आया था और लगातार फिलहाल पिटाई का शिकार हो रहा है। पर चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर उससे पहले निमेश जी हम आपका बहुत बहुत